बच्चों, ये क्लास 11 का इम्पोर्टेंस जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चंस है, उस पर एक अच्छा वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे लोग को क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग से पूछ रहा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स क्या है, तो इसमें कौन उसकी फीचर नहीं है ये बताओ। प्राइवेट ऑनरशिप होती है, फ्रीडम होती है इंटरप्राइजेस की, कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है, लेकिन इसमें सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होता। सेंट्रल प्लानिंग का मतलब हुआ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होता। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में ये वाली फीचर भी है, प्राइवेट ऑनरशिप भी है, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस भी है, कंज्यूमर सोवरेनिटी भी है, लेकिन सेंट्रल प्लानिंग नहीं है। तो हमारी जो एमसीक्यू होंगी बच्चों, वो होंगी डी नंबर। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड्स? इसमें से कौन पब्लिक गुड्स नहीं है? रोड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, फूड प्रोडक्ट भी है, डिफेंस, ये पब्लिक गुड्स नहीं है। क्या है कि बच्चों, रोड हम लोग के लिए हम लोग हमेशा उसको यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया गवर्नमेंट को हम लोग चलाएंगे। फूड प्रोडक्ट हमारे लिए, डिफेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है ये देखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि नेशनल इनकम जो है वो ड्राइव होता है, एग्रीकल्चर इनकम डिक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनल ऑफ नेशनल इनकम ड्राइव फ्रॉम इंडस्ट्री डिक्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग को क्या देखा देना चाहिए कि नेशनल इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम घट रहा, उससे बन रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा, जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी तो एग्रीकल्चर कम होना चाहिए। चार नंबर पॉइंट, नंबर ऑफ फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कितने फेस होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंस बच्चों, नंबर ऑफ फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कितने फेस होते हैं? तो बिजनेस साइकिल के 4 फेस होते हैं बच्चों, यानी कि बिजनेस साइकिल के 4 स्टेज है। पहला स्टेज है रिकवरी, दूसरा है प्रोस्पेरिटी जिसको कहते हैं ग्रोथ, तीसरा है डिप्रेशन जिसे कहते हैं मंदी, और तीसरा है आपका जाके बच्चों रिसेशन, और चौथा है बच्चों डिप्रेशन। तो बच्चों 4 तो फेस है, एमसीक्यू में हमेशा पूछेगा आप ये बताइए बिजनेस साइकिल के कितने फेस है, तो आप कहोगे सर 4 फेस है। स्टार्टिंग में है रिकवरी और 4th में है डिप्रेशन। 4 फेस है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स हम यहाँ किसको बोलेंगे? यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग बोलेंगे सेल टैक्स को। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग
इनडायरेक्ट टैक्स का पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये ए है और ये बी है और ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने ए से टैक्स लिया, गवर्नमेंट ने ए से टैक्स लिया और ए ने क्या किया, ये टैक्स बी से कलेक्ट किया। तो तब उसको हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। जाने कि हम सरकार अगर हमसे टैक्स ले रही है और हम किसी और से टैक्स ले रहे हैं तो उसे ही कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और ये खाली बिजनेस में होती है, हम लोग में ये लागू नहीं होता है। अगर हम बिजनेस में जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर हम सरकार को टैक्स दे दिए तो हम ये टैक्स कंज्यूमर से ले लेते हैं, इसीलिए सेल टैक्स, जीएसटी, ये सब हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है। और बाकी ये जो बचा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमिक्स में बढ़ेगा तो क्या होगा? अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा बच्चों। बच्चों ये है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई और ये है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल को हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे डायरेक्ट रिलेशन है? अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आपका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, जिसे हम कहेंगे इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई घटेगा तो प्राइस लेवल भी घटेगा और इन्फ्लेशन भी घटेगा। तो कभी भी इस पे एमसीक्यू आए तो सेम वाले पे टिक आउट करोगे। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, अगर प्राइस लेवल नहीं दिया तो इन्फ्लेशन पे टिक मारो। अगर मनी सप्लाई घटेगा तो आप बोलोगे प्राइस लेवल भी घटेगा, अगर प्राइस लेवल नहीं है तो इन्फ्लेशन में टिक मारो। In which of the following business organization a large number, सबसे ज्यादा संख्या किसमें होती है लोगों की? तो बेटा सिंगल ऑनरशिप में तो एक ही तो होंगे, पार्टनरशिप में कम से कम 2 ठो, कोऑपरेटिव में कम से कम 10 ठो। लेकिन कॉरपोरेशन का मतलब होता है कंपनी। कंपनी में तो होती है बच्चों अनलिमिटेड मेंबरशिप हो सकता है, इसीलिए हम लोग का आंसर होगा कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन में मैं इंडिकेशन कर दूं, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कंपनी। तो सिंगल ओनरशिप में एक ही मेंबर होंगे, पार्टनरशिप में 2 मेंबर होना चाहिए, कॉरपोरेशन में अनलिमिटेड है तो हमारी होगी सी। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, अगर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो क्या वैल्यू होगा मार्जिनल प्रोडक्ट का? 0 होगा। बच्चों इसका रिलेशन थोड़ा देख लो, इंपॉर्टेंस है, मैं दिखाता हूं।
बच्चों ये है टीपी, ये टीपी का मैक्सिमम। जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको एनालिसिस करते हैं। When TP is maximum, MP का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर TP is falling, MP would be negative। अब नेगेटिव क्या हो रहा, ध्यान से देखो। एमपी यहां पर ध्यान से देखो, एमपी यहां ध्यान से देखो 0 के नीचे आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, इसकी वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो यहां से देखो टीपी का हो जा रहा, फॉल। A third number point, when MP is positive, TP is rising। ये तीन तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान से देखो। यहां से यहां तक आने से पहले ये सब पॉजिटिव है, यहां से आने से पहले एमपी पॉजिटिव है और टीपी देखो बढ़ता जा रहा। तो जब भी एमपी पॉजिटिव होगा तो टीपी बढ़ेगा, और जैसे 0 होगा वो टीपी एमपी जैसे 0 होगा वो टीपी का मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। और जब एमपी नेगेटिव होगा तो याद रखोगे टीपी हमेशा फॉल हो जाएगा। और एक बार फिर इसको एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, एक ग्राफ फिर हम बनाते हैं और इसको आप नोटिस करना। बच्चों ये टीपी का मैक्सिमम है, यहां टीपी क्या है बोलो, मैक्सिमम। टीपी अगर मैक्सिमम है तो यहां एमपी 0 होगा। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है बच्चों। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब देखो यहां पड़ी एमपी इज नेगेटिव। इस केस में ध्यान से देखो एमपी का वैल्यू जो हो गया वो नेगेटिव, तो टीपी फॉल होगा। इस केस में एमपी का वैल्यू है पॉजिटिव, तो टीपी जो होगा वो राइज करेगा। अब आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछता है बच्चों कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर 0 है, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर 0 है तो टीपी क्या होगा, टीपी मैक्सिमम होगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग 9 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फॉर बार डायग्राम। बार डायग्राम के लिए क्या इसमें नहीं है। पहली बात है, अगर हम बार डायग्राम बनाएंगे तो उसमें इक्वली स्पेस होगा। इक्वली स्पेस का मतलब बच्चों आइए समझाते हैं। अगर हम बार डायग्राम बनाएंगे बच्चों
तो वह डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों मान लो हम यहां पर ही पॉइंट ले रहे हैं, अगर हम यहाँ 1 लिए तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर ही हम लेंगे तो मान लो बच्चों ले रहे हैं 10, 20, 30, 40। बच्चों आप यहाँ देख रहे हो 1, 2, 3, 4 एक एक करके हम गैप ले रहे हैं, और यहाँ देखो 10, 20, 10, 10 करके ले रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे ले रहे बच्चों? 8, 12, 20। ग्राफ ऐसे नहीं होगा, 8 के बाद 12, ये 4 हुआ, तो 12 के बाद 16 होगा, लेकिन ये अनइक्वल हो गया। तो जहां अनइक्वल डिस्टेंस होगा वहां पर ही कोई डायग्राम नहीं बनेगा। तो बेटा इसमें पूछ रहा है कि कौन इसमें सही नहीं है, तो बार इक्वली स्पेस होता है, ये तो सही है। बार हैव अनइक्वल वाइड, गलत। बराबर होता है, हमेशा उसमें बराबर चौड़ाई होगी मेजरमेंट का, लेकिन लिख रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये गलत है। तो हम लोग का यही वाला जो है इंपॉर्टेंस हो गया। बार डायग्राम का यही वाला जो फीचर है ये इसमें नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। इसमें बोलना बताओ कौन पब्लिक सेक्टर में नहीं आता? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कंपनी में कौन नहीं आता? विप्रो। विप्रो प्राइवेट है, लेकिन सेल, भेल और बीएसएनएल ये सभी बेटे हमारी पब्लिक सेक्टर है। ग्रुप बी में बच्चों हम लोग को 10 मार्क्स करना है। 1 में फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड द प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन का मतलब होता है कैपिटल, तो यहां हम लोग कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल्स क्या है? कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, याद रखोगे। हम लोग से पूछा जाए कैपिटल के लिए रिवार्ड क्या है, तो उसका इंटरेस्ट है। लेकिन कैपिटल को इकोनॉमिक्स में बोला गया है प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए। हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेज क्या होती है? लिमिटेड होती है, तो यहां हम लोग लिख देंगे लिमिटेड। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट। जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल जाती है तो वो कहलाती है मिक्स इकोनॉमिक्स। मार्केट मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज इनविजिबल हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट मैकेनिज्म को हम लोग हमेशा कहते हैं इनविजिबल हैंड। ये एक ऐसी हैंड होती है जिसमें एक सप्लायर होता है और एक बायर होता है। ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं और मिलकर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। तो जब एक जगह पे मिलते हैं तो इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ इसको कहते हैं इनविजिबल हैंड। ये हैंड दिखाई नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। ट्रू और फॉल्स पे आपको टिक आउट करना है। टैक्स बर्डन इंक्रीज फॉर मोर देन राइज ऑफ टैक्सेबल इनकम। जहां पर टैक्स की बर्डन बढ़ रही है और टैक्सेबल इनकम जो है उससे ज़्यादा अगर टैक्स का रेट बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव, नहीं प्रोग्रेसिव। उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो ये फॉल्स है, ये रिग्रेसिव नहीं होगी, ये प्रोग्रेसिव होगी। रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम नेसेसरी ड्यू टू द मार्केट फेलियर। बेटा मार्केट सही से काम नहीं करती है अगर गवर्नमेंट
अपना रेगुलेशन नहीं करे तो ट्रू है। रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम नेसेसरी, ये तो बहुत जरूरी है। अगर सरकार मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगी तो वह मार्केट हमेशा इलीगल काम करेंगे, तो वह मार्केट फेल हो जाएंगी, तो ये सही है। लैंड रिवेन्यू कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल्स, लैंड रिवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इंपोर्ट ड्यूटी लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चे लोग रिसीव करते हैं। नेम ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, LIC है बच्चों, IFCI है, HDFC है। बच्चों ये है कौन? नॉन बैंकिंग हम कहते किसको? बच्चों नॉन बैंकिंग उसको कहते हैं जो बैंक का सभी काम करते हैं। ये लोन देते हैं, ये लोन देते हैं, ये लोन भी देते हैं, पब्लिक से पैसा लेते हैं, लेकिन ये सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट नहीं कर सकते, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के जरिए ये लोग पैसा लेते हैं। सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन ज्यादा देता है? तो आपको तो मालूम है फिक्स डिपॉजिट। टोटल प्रोडक्शन को जब आप डिवाइड कर देते हैं आउटपुट से तो वो कहलाता है एवरेज प्रोडक्शन। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो बच्चों? टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ आउटपुट, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। बच्चों यहां हम लोग से पूछ रहा है कि दो ठो वैल्यू है, दोनों इक्वल है एक दूसरे का, तो अरिथमेटिक मीन क्या ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा? आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, दो ठो वैल्यू आर इक्वल। सपोज हम मान लिए दो वैल्यू है, वो दो वैल्यू 2 और 2 है, तो अगर हमको मीन निकालना है तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ के समेशन 4 लिखेंगे और मीन का फार्मूला लगाएंगे बच्चों, तो समेशन x बाई एन, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और GM निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये के बार आया है 2 बार, रूट से निकल जाएगा। तो जब दो यहाँ भी दो यहाँ भी, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा, फॉल्स, दोनों इक्वल हो जाएगा। जनरली वर्टिकल बार डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट अ टाइम सीरीज, यस, वर्टिकल बार में हम लोग टाइम सीरीज को यूज करते हैं बच्चों। व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर हुज अरिथमेटिक मीन इज 35? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। बच्चों यहां पर आपके सामने मीन का मान 35 दे दिया है और आपका नंबर है 4, तो उसका सम मांग रहा, तो मीन का फार्मूला आपको याद होगा, अभी तो लिखे भी है, समेशन x बाई एन, मीन है 35, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, 140, ये हमारा आंसर हो गया। बोला ज्योमेट्रिक मीन निकालो 2 नंबर का, ज्योमेट्रिक मीन निकालो 2 नंबर का। आइए इसको भी सॉल्व कर दे। आप जानते हैं GM का फार्मूला 4 इंटू 16, मल्टीपल करो, 4 चौके 16,
4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो बच्चों यहाँ से एक जोड़ा निकल गया 4, तो अंदर में बच गया 4। 4 है तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना, 8। अब बच्चों हम लोग के सामने है, इन विच ईयर इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम इंडिया अडॉप्टेड। इकोनॉमिक रिफॉर्म ये तो आपको याद होगा, हमने पढ़ाया भी था क्लास में, और वो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में कब लगाया गया था बेटा, 1991, जिसको बोलते हैं रिफॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एंटिटी। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल बिजनेसमैन, अगर वो मर जाएगा तो बिजनेस भी खत्म होगा, इसलिए वो लोग लीगल एंटिटी नहीं है। बच्चों अब 2015 का आते हैं थोड़ा देखने के लिए क्या हो रहा। विच इकोनॉमिस्ट नेम द मार्केट सिस्टम इज इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड किसने कहा था मार्केट को, मार्केट मैकेनिज्म को, एडम स्मिथ। टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी द कॉस्ट टू द सोसाइटी इज नोन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। अगर हम कोई चीज तैयार करते हैं और उसका कॉस्ट पूरा सोसाइटी को सहना पड़ता है, उसी को कहते हैं बेटा सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में बेटा ये क्या आता, पहले ये जान लो। सोशल कॉस्ट सोशल कॉस्ट जो होती है बच्चों, ये होती क्या है, जैसे मान लो फैक्ट्री से स्मोक निकलना, फैक्ट्री से निकलने वाला स्मोक, फैक्ट्री से निकलने वाला गार्बेज, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल, ये सभी बेटे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, सोसाइटी को खर्च होता है, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों सोशल कॉस्ट। इज ए डेवलप कंट्री, कौन इसमें डेवलप है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या जापान। चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में कौन नहीं आता, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं आता, स्लम आता है, बूम आता है, रिकवरी आता है। स्लम का मतलब होता है रिसेशन, मंदी। टैक्स पेयर कैन ट्रांसफर द बर्डन। ध्यान से देखो, टैक्स पेयर अपना टैक्स का बर्डन किसी दूसरे पे कंधे पे डाल सकता है, और वो पॉसिबल है किसमें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स या सेल टैक्स। तो पहली बात है इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स है, और सेल टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स में बिजनेसमैन सरकार को टैक्स देता है और वही टैक्स वो कंज्यूमर से ले लेता है। Which of the following is not a function of the central bank? सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई होती है बच्चों। आरबीआई सभी काम करती है बच्चों, बस वो पब्लिक से रिलेशन नहीं रखती है, यानी कि वो पब्लिक को लोन नहीं दे सकती है और ना ही पब्लिक से पैसा ले सकती है। वो बाकी सब काम करती है, तो वो इशूइंग द नोट ये कर सकती है, वो बैंक के लिए बैंकर है, लेकिन वो पब्लिक को लोन नहीं दे सकती है बच्चों, पब्लिक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के कम से कम नंबर बताना है, कितने नंबर होना चाहिए, 10। कोऑपरेटिव सोसाइटी में संख्या होनी चाहिए मेंबरों की 10। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ इनपुट इंक्रीज देन, तब क्या होगा,
आइए एक तो ग्राफ बनाते हैं, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमसे पूछ रहा है एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो वो एवरेज प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट नीचे है किसके, मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो हम लोग कह सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्ट, नो। एवरेज प्रोडक्ट बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट, नो। एवरेज प्रोडक्ट लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट, आंसर होगा यस। तो बच्चों इसका रिलेशन हम लिख देते हैं, यहां काम कर जाएंगे हम लोग। बच्चों ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हुआ, ये हम लोग का सेकेंड और ये हम लोग का थर्ड। बच्चों सबसे पहले नंबर 1, नंबर 1 में बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर 1 में हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि व्हेन AP is less than, when AP is less than MP, और भी आप क्या बोल सकते हो बच्चों, AP is below, AP देखो नीचे है, AP नीचे है, AP बिलो MP। इन दोनों केस में बच्चों AP इज राइजिंग, AP बढ़ रहा है, जिसे कहेंगे इंक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 2, और 2 नंबर पॉइंट ये है जहां AP और MP दोनों बराबर हो जाए, तब वहां पर वो AP का मैक्सिमम पॉइंट होगा, तब उस केस में AP जो होगा वो मैक्सिमम होगा। 3 नंबर पॉइंट, AP is more than MP या AP is above MP, इन दोनों केस में AP is falling, AP फॉलिंग होगा, जिसे कहेंगे डिक्रीजिंग। अब आइए इस पॉइंट में, यहां पर ही आप देखिए AP लेस देन MP, यहाँ पर AP और MP बराबर है। इस केस में AP ग्रेटर देन कौन है, MP। यही 3 तो रिलेशन है जो यहाँ पर हम समझा दिए। अब हमें बोला मीडियन निकालो, तो बच्चों मीडियन निकालते हैं। अब इसको हम मिटा दें, बच्चों अगर आपको मीडियन निकालना है, मीडियन जैसे इसका मीडियन निकालना है, तो आप रीअरेंज करोगे।
रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप रीअरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े क्रम में सजाओगे तो हमारी छोटी नंबर है सबसे पहले 30, फिर हमारी है कितनी 36, फिर हमारी है जाकर बच्चों 48, और फिर हम लोग का जाकर है बच्चों 48 के बाद 55, 55 के बाद है बच्चों हम लोग का 56, 56 के बाद है 65, 65 के बाद है बच्चों हम लोग का 70। अब हमको मीडियन निकालना है बच्चों, तो मीडियन होता है मिड पॉइंट। यह मिड में कौन है बच्चों, ध्यान से देखो, यहां से ये 3 यहां से ये 3 हटा दो, तो मिड में बचा 55, तो 55 हम लोग का मीडियन हो गया, यही हम लोग का मिड पॉइंट है। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस साल में बना था, 1956। बच्चों ऐसे हम आपको बता दें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहला बना था 1951 में, दूसरा बना था 1956 में, और तीसरा बना था 1991 में। क्योंकि 1956 के बाद इतना साल का गैपिंग के मतलब हुआ, उस समय इंडिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। वो प्रॉब्लम था बच्चों आपका इंदिरा गांधी का डेथ होना, राजीव गांधी का डेथ होना और वार होना, इसी के लिए फिल इन द ब्लैंक। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल मतलब नई इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इज क्रिएशन यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी पैदा करना। प्रोडक्शन का मतलब जब भी आएगा तो यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता मालूम बच्चों, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट को हम लोग कहेंगे यूटिलिटी। द नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। अब आते हैं लैंड। लैंड के बारे में क्या बोला गया बच्चों, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब नेचुरल फैक्टर। लैंड को हम लोग पैदा नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ लैंड, इज फिक्स। परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है ना तो हम लैंड को छोटा कर सकते हैं, ना ही लैंड को हम बढ़ा सकते हैं, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। और दूसरा बात है लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। बेटा इन कौन इकोनॉमिक्स में प्राइस मैकेनिज्म की प्रॉब्लम, ऑल द प्रॉब्लम आर सोल्व बाय द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म के जरिए हर प्रॉब्लम को किस इकोनॉमिक्स में सॉल्व किया जाता है, कैपिटलिस्टिक्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहां हर एक प्रॉब्लम प्राइस मैकेनिज्म के जरिए सॉल्व किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस।
डिस्क्राइब द डेवलपमेंट इकोनॉमी थ्रू द थ्योरी ऑफ डायलेक्टल मैटेरियलिज्म। ये कौन बोला था? मार्क्स। रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज द इनकम। बेटा रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा और साथ में इनकम भी बढ़ रहा, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। टैक्स का रेट भी बढ़ रहा और साथ में अगर इनकम भी बढ़ रहा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। अब थोड़ा इस पे नोट तैयार करते हैं बच्चों। ये हमारी टैक्स की रेट है। अगर टैक्स का रेट बढ़ रहा और टैक्सेबल इनकम भी बढ़ रहा, टैक्स का रेट घट रहा, टैक्सेबल इनकम भी घट रहा, तो ऐसे में हम लोग इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो रेट ऑफ इनकम और टैक्सेबल इनकम के साथ साथ चल रहा है। देखो तो जाने कि यहां पर जो टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट वो डायरेक्टली रिलेटेड है टैक्सेबल इनकम। अगर हम उसके उल्टा जाए कि टैक्स का रेट ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो इसका डायरेक्शन देखो सेम है नहीं है, तो इसको बोलेंगे रिग्रेसिव टैक्स। Result of production of any commodity, other individual or society or firm are benefited, then it is called said to have a positive external effect। इतना जरूरी नहीं है, ये सब अनकॉमन है। एक एडवांटेज बताइए डायरेक्ट टैक्स का। एक तो एडवांटेज हमको बताना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स का, और वो एडवांटेज है सबसे पहला वो है सोर्स ऑफ रिवेन्यू। सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स सरकार की कमाई होती है, कमाई की एक जरिया है। द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक डिफरेंट बताइए। डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को सेल टैक्स या जीएसटी कहते हैं।
डायरेक्ट टैक्स जो होती है प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाती है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स कहलाती है। इसमें टैक्स बर्डन कैन नॉट शिफ्ट टू अदर्स। इसमें टैक्स बर्डन हम किसी दूसरे को नहीं दे सकते। इसमें टैक्स बर्डन हम दूसरे को दे सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, इसको कहते हैं बैंक रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है कि सेंट्रल बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक कैसे करेगा, उसका कोई एक तो हमको बताइए। तो उसके लिए रिपो रेट है, CRR, कोई भी दो नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल रिजर्व रेशियो लिखना, ये भी है, लेकिन जो अच्छा लगे वो दे दो। रिपो रेट, CRR, कोई भी एक नाम यहाँ दे देना जिसमें वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। सिंगल ऑनरशिप फॉर्म में टोटल लायबिलिटीज जो है यहाँ कौन सहेगा, तो यहाँ टोटल लायबिलिटीज खुद मालिक सहेगा, क्योंकि मालिक ही तो इस अकेला है। इसमें मालिक अपना प्रॉफिट किसी को बांटेगा नहीं, तो इसीलिए लायबिलिटीज भी मालिक को खुद सहना होगा। लायबिलिटीज जो पार्टनर का होता है फर्म का, वो अनलिमिटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। हर पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। क्यों? जैसे मान लो पार्टनर A, B और C है। बेचारा A लोन लिया और A चुका नहीं पा रहा, तो B को ये लोन चुकाना पड़ेगा, और किसको? C को। तो इसकी लायबिलिटीज बढ़ गई। इसीलिए हर पार्टनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट और टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट, एवरेज रिवेन्यू प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ क्वांटिटी से। यस, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं? टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटपुट। स्टैटिकल डाटा आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्राइमरी डाटा एंड अदर इज सेकेंडरी डाटा। यस, दो तरह के डाटा होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। आपको बोलना मोड निकालो, तो मोड निकालना बड़ी आसान है। इसमें देखो तो कौन नंबर सबसे ज्यादा आया? 3 एक बार, 2 बार, 3 बार। तो हम लोग कहेंगे सर मोड जो होंगी वो होंगी 3, मोड जो होंगी वो होंगी 3। मोड जो होंगी वो होंगी 3। क्यों होंगी 3? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिकॉल हुआ है, हाईएस्ट रिकॉल, ये सबसे ज्यादा रिकॉल हुआ है। अरिथमेटिक मीन निकालो। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए यूज करेंगे समेशन x, सबको जोड़ देंगे 2 + 4 + 5 + 7 + 4 + 5 + 8 + 11 + 12। अब इसको जोड़ के हम लोग सॉल्व करेंगे। गाना भी गाने लगी। 6.44।
नेम वन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। तो कोई भी पब्लिक सेक्टर इंडिया का बता दीजिए। तो पहला है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भेल भी पब्लिक सेक्टर के अंदर है बच्चों। LIC भी है बच्चों। कोल इंडिया तो दे ही दिया यहाँ। और एक है सेल। ये सब हम लोग का पब्लिक सेक्टर है। अच्छा, वेयर इज द मेन सेंटर ऑफ IT वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में IT सेक्टर कहाँ है? आपको याद होगा सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक सेक्टर 5, उसमें आपका विप्रो है, ये IT सेक्टर है। TCS है, IBM है। ये सब IT सेक्टर है जो हमारे वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है? आपका जाकर सॉल्ट लेक में है बेटा, सेक्टर 5। सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। अच्छा, IT सेक्टर का नाम याद रखना, विप्रो है, TCS है, IBM है। बच्चे लोग अब 2016 में चलते हैं हम लोग। 2016 में कह रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स? प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही है, बिजनेस साइकिल तो रहेगा ही रहेगा, प्राइस मैकेनिज्म है ही है, पब्लिक वेलफेयर सोशल वेलफेयर नहीं है, ये तो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स में है। तो हम लोग का आंसर होगा C। कैन रिमूव द इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? सोसाइटी से हम लोग इनकम इनइक्वालिटी को हटा सकते हैं किसके जरिए? रिग्रेसिव टैक्स के जरिए। रिग्रेसिव टैक्स के जरिए हम लोग हटा सकते हैं। अब इनइक्वालिटी का मतलब है, जैसे मान लो A है और B है। A के पास इनकम ज़्यादा है और B के पास इनकम जो है वो है कम। इसके पास ज़्यादा इनकम है, इसके पास कम। अब हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए। अभी दोनों को बराबर करने के लिए हमको लाना पड़ेगा रिग्रेसिव टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स कौन नहीं है? पॉवर्टी। यस, पॉवर्टी में ग्रोथ कहाँ से होगा? लेबर फोर्स है ही है, टेक्नोलॉजी है ही है, ह्यूमन कैपिटल है ही। इसलिए हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा पॉवर्टी। तो जाने कि यहाँ नॉट बोला है तो पॉवर्टी लेंगे। ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है लेबर से, टेक्नोलॉजी से, ह्यूमन से। यहाँ पूछ रहा कौन इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स नहीं है, तो आंसर होगा पॉवर्टी। स्टेज आफ्टर डिप्रेशन इन अ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल में डिप्रेशन के बाद क्या आती है? डिप्रेशन के बाद आती है रिकवरी। फॉलोइंग द सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट इसमें से कौन सा टैक्स लेते हैं? कॉरपोरेट टैक्स, वैट या सर्विस टैक्स? इनमें से स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों वैट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेती है। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बैंक इज? एक इंस्ट्रूमेंट बताइए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये नहीं है बच्चों। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। बोल रहा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितनी होगी? 2 से कम होगी तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। एवरेज AFC इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट व्हेन द प्राइस ऑफ फैक्टर इज, वेरी इंपॉर्टेंस, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू द मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाएगा जब प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिक्स? प्राइस जब फिक्स हो जाएगा। प्राइस जब फिक्स होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा।
मोड मांग रहा, देखो तो कौन बार बार आया है बच्चों, 9 9 दो बार, 8 1 2 3, सबसे ज़्यादा इसमें 8 आया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे सर मोड जो होगा वो होगा 8। काहे 8 होगा, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा आया है। हम लोग का नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था, 1991 में। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटी। आप यहाँ यूटिलिटी दे दोगे। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन, आपको मालूम है कैपिटल। इकोनॉमिक एडम स्मिथ ने बताया प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस, प्राइस प्रॉफिट प्रोसेस इज ए इंडिविजुअल हैंड, गलत। प्राइस प्रॉफिट नहीं बताया उन्होंने, बताया प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म उन्होंने बताया। मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर गुड्स, बोला मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर गुड्स, बोला है किस गुड्स के लिए मार्केट नहीं होता, सोशल गुड्स। सोशल गुड्स का मार्केटिंग नहीं होती है बच्चों। इम्पोर्टेंस, सोशल गुड्स का मतलब होता है बेटा भलाई करना। भलाई करना कोई मार्केटिंग थोड़ी होती है जिसको खरीदा बेचा जाता हो। टैक्स विच इज इम्पोज टू द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड, जब हम लोग इन्वायरमेंट हम लोग का पॉल्यूटेड होता है, जब उस पर टैक्स लगाते हैं तो पॉल्यूशन टैक्स। सिंपल है बच्चा, इंपॉर्टेंस है पॉल्यूशन टैक्स। टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। टैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, टैक्स ट्रू और फॉल्स, टैक्स आर ट्रू और फॉल्स, टैक्स आर टू टाइप्स। यस, डायरेक्ट टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स, सही है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ये फॉल्स नहीं है बच्चों, ये ट्रू है। ऑल द अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर मेंटेन इन द टर्म ऑफ करेंसी नेम्ड एज ए SDR, उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मनी को क्या कहते हैं, मनी एक्ट एज ए स्टोर वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंस। मनी का डिफिनेशन याद रखो, व्हाट इज मनी। मनी को बोला गया एक्ट ऑफ, मनी एक्ट एज ए स्टोर वैल्यू। मनी हमेशा स्टोर वैल्यू के रूप में काम करता है। एक डिसएडवांटेज क्या है जॉन स्टॉक कंपनी का, लार्ज प्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज। जॉन स्टॉक कंपनी का सबसे बड़ा बात यही है कि वो लार्ज प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, गलत। वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, फॉल्स सही है। वन ऑफ द सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी इज द मनी कलेक्टेड बाय सेलिंग द शेयर। यस, कंपनी शेयर बेचकर फंड कलेक्ट करती है बच्चों। तो बच्चों यहां सोर्स ऑफ कैपिटल, इसको भी हम लिख दे रहे हैं यहां। जॉन स्टॉक कंपनी, पहला है शेयर। शेयर के जरिए कंपनी कैपिटल इकट्ठा करती है, वो दो शेयर होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
दूसरा है बच्चों डिवेंचर। Increase in quantity of productions is possible if the quantity of input factor is reduced. False. प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ती है कब? जब क्वांटिटी इनपुट फैक्टर घटती है। नहीं, इनपुट फैक्टर बढ़ेगा तब भी वो बढ़ेगा। अगर इनपुट बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। मटेरियल लाएंगे तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मटेरियल कम लाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ही नहीं। मीडियन बोलना निकालो भाई। तो मीडियन निकालने के लिए आपको मालूम होगा रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े क्रम में सजाना होगा। सबसे छोटा यहाँ 35 है, 35 के बाद है 40, 40 के बाद है 44, 52, 58, 62, 67, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में कौन है? ये तीन तो कैंसिल, ये तीन तो कैंसिल, बीच में आया 52। तो हम लोग का जो मीडियन होगा बच्चों, मीडियन वो होगा 52, क्योंकि यही हम लोग का मीड में है। स्टैटिकल ग्राफ कंस्टिट्यूट टू एक्सिस। one is y एक्सिस, ग्राफ में y एक्सिस होता, अदर इज x एक्सिस। मेंशन वन नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन। LIC दे सकते हो, भेल दे सकते हो, एट प्रजेंट इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल इन इंडिया। हमारे भारत में कौन इकोनॉमिक सिस्टम अभी दिखाई देती है? और वो है मिक्स। भारत को मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं बच्चों, भारत को मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेचुरल मोनोपोली अराइज। नेचुरल मोनोपोली कहाँ पर अराइज होती है? एवरेज फॉल्स continuously over the range of production, there is no need for government intervention. Average cost rise continuously. variable cost, बेटा जहाँ एवरेज कॉस्ट हमेशा लगातार कम हो जाता है उसी को बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलप इकोनॉमिक। डेवलप इकोनॉमिक्स का कौन फीचर नहीं है? हाई पर कैपिटा है, कैपिटल भी बड़े पैमाने पे हो, लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना ये डेवलप इकोनॉमिक की पहचान नहीं है। डेवलप इकोनॉमिक कहता है एग्रीकल्चर कम होना चाहिए, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर इनकम कम होना चाहिए। नंबर ऑफ फेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की 4 फेस होती है। नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स कौन नहीं है? इसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो है इसी को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है मैं इसका लिस्ट लिख देता हूं। बाकी इसको छोड़कर बाकी सभी टैक्स डायरेक्ट टैक्स होंगी। सबसे पहला है इसमें GST, वैट, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी,
एक्साइज ड्यूटी, ये सभी हम लोग का बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये सब को छोड़कर बच्चों वो कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक का काम क्या नहीं है? नोट इशू करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। क्या वो पब्लिक से पैसा जमा ले सकता है? नहीं। एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉन स्टॉक कंपनी? लीगल एंटिटी होती है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, वो लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अगर मान लो हम किसी कंपनी का शेयर खरीदें, अगर हम किसी कंपनी का 1,00,000 रुपया में शेयर खरीदे, तो अगर वो कंपनी डूबेगा तो मेरा 1,00,000 रुपया डूबेगा। इसलिए हर मेंबर का लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ बोला कौन फ्यूचर नहीं है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एवरेज प्रोडक्ट जो है डिक्रीज हो रहा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? अगर एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा कम होगा। किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, याद करिए ग्राफ। सवाल में हमसे क्या कह रहा वो देखिए। एवरेज प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, ये फॉल हो रहा, तो एवरेज प्रोडक्ट ऊपर है, मार्जिनल नीचे है, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादा होगा मार्जिनल प्रोडक्ट से। हमसे क्या पूछ रहा बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 2 नंबर। मीडियन बोलना निकालो 1 से 8 के बीच में, तो मीडियन अगर 1 से 8 के बीच में निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ बीच में, यहाँ से 3 काटो, यहाँ से 3 काटो, बीच में आया 4 और 5 9। तो मीडियन अगर हम निकालेंगे तो इस बार ध्यान से देखो 2 नंबर मिल रहा, 4 और 5। जब 2 तो मीडियन मिलेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 4.5। तो हमारा आंसर होगा 3 नंबर। फर्स्ट इंडिया में सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म कब शुरू हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 को। इकोनॉमिक्स में मनी को कैपिटल बोला जाता है। फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मनी को बोला गया है इकोनॉमिक्स में क्या, आपको याद होगा, मनी इज कॉल्ड स्टोर वैल्यू। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। यस, कॉन्केव टू द ऑरिजिन का मतलब होता है, अगर हम पीपीसी कर्व को ड्रॉ करें तो पीपीसी कर्व जो ड्रॉ होता है वो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं कॉन्केव। बेटा हम लोग किसको कहते हैं? इनविजिबल हैंड। बार बार आ रहा बच्चों। तो मार्केट सिस्टम, मार्केट प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। ए रिजर्व फॉरेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। ए रिजर्व फॉरेस्ट, ये तो जरूरत नहीं है बेटा, यही ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इफ द टैक्स इज रिग्रेसिव। यस 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 बच्चों, अगर इनकम इनइक्वालिटी है, अगर बच्चों इनकम इनइक्वालिटी है तो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है। इनइक्वालिटी, अगर इनकम इंक्रीज हो रहा, यानी कि इनइक्वालिटी का मतलब बच्चों ए और बी है। ए के पास इनकम
बहुत ज़्यादा है और बी के पास इनकम कम है, इसी को कहते हैं इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी इनकम है तो वहाँ टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव होना चाहिए, और ये ट्रू है, क्योंकि रिग्रेसिव का मतलब होता है हाई इनकम वाले लोग हाई टैक्स पे करेंगे और लो इनकम वाले लोग लो टैक्स पे करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ रोड एंड ब्रिज, द स्टेट गवर्नमेंट इज ए सोशल इन्वेस्टमेंट। यस, ये सोशल इन्वेस्टमेंट है, ट्रू है, क्योंकि ये सड़क हम लोगों के लिए बनाया जा रहा। सेल टैक्स द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यस, सरकार को टैक्स मिलता है भाई। इन केस ऑफ मनी द फेस वैल्यू एक्सीड इंटरेस्टिंग वैल्यू। अगर बेटा फेस वैल्यू इंटरेस्टिंग वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसको टोकन मनी कहते हैं। इंपॉर्टेंस है बच्चों टोकन मनी। टोकन मनी क्या, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ये जो टोकन मनी होती है बच्चों, मनी की फेस वैल्यू वो हमेशा ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। उसी को कहते हैं हम लोग टोकन मनी। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक, अगर कंट्रोल करना है महंगाई को तो सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां हम लोग लिखेंगे इंक्रीज द बैंक रेट। डिवेंचर होल्डर जो है जॉन स्टॉक कंपनी का, वो उन लोगों की कमाई क्या होती है? डिवेंचर वाले लोग की कमाई होती है इंटरेस्ट। क्या होती है? इंटरेस्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये बातें आपको मालूम होगी। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा एंड फॉल्स, बढ़ेगा नहीं बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो फॉल्स सही है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों, अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ये हमारी टोटल प्रोडक्ट है टीपी, और ये हमारी एमपी है। ये मैक्सिमम है बच्चों टीपी का, और यहाँ पर बच्चों एमपी का वैल्यू 0 है। जब एमपी 0 होगा तो मैक्सिमम होगा टीपी। फ्रीक्वेंसी corresponding value of variable divided by the total frequency we get the relative। yes, हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बच्चों रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला क्या है वो लिख देते हैं। हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जब हम लोग corresponding वैल्यू ऑफ वेरिएबल को जब हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो उसी को बोलते रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ मेंबर इन फैमिली इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। यस, अब आते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है।
डिस्क्रीट वेरिएबल की बात अगर हम करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल हम लोग उसको बोलेंगे जहां पर हम लोग का सीरीज होगा सीरीज ऑफ मेनी वेरिएबल, यानी कि वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, मेनी वेरिएबल, बहुत से वेरिएबल का सीरीज होगा। जैसे मान लो ए बी सी डी, तो जहां मेंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसी को कहते हैं फैमिली मेंबर। इसीलिए डिस्क्रीट वेरिएबल को हम लोग फैमिली मेंबर कहते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर इन गार्डन कैन be represented by the continuous variable false। अगर डिफरेंट फ्लावर है गार्डन में तो उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे। उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल कहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल नहीं कहेंगे। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बताने के लिए। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब आप समझ गए कि इसमें बहुत से वेरिएबल होंगे जैसे फैमिली मेंबर में होते हैं, लेकिन सभी मेंबर का सोच एक जैसा नहीं होता है। यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफरेंट, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है डिफरेंट वेरिएबल। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब होता है सीरीज ऑफ सेम वेरिएबल। जहां पर एक ही जैसा वेरिएबल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। जैसे ए ए ए ए ए, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए बार बार आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। द नेम ऑफ हेवी इंडस्ट्री इन इंडिया, आयरन स्टील इंडस्ट्री। भारत में हेवी इंडस्ट्री बोला गया है स्टील कंपनी को, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग हेवी इंडस्ट्री बोल सकते हैं। Which of the following the feature of mixed economies? Total privatization, coexistence। यस, मिक्स इकोनॉमिक्स में दो चीज़ का पाया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस। विच ऑफ द सर्विस प्रोवाइड बाय द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंसिडर एज अ पब्लिक गुड्स। बेटा आपको बताना होगा वो इंस्टीट्यूशन का नाम, वो इंस्टीट्यूशंस जो आपको सर्विस देती है और वो कहलाता है पब्लिक गुड्स, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। स्टेट ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इंडियन रेलवे भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, LIC जो है वो इंस्टीट्यूशंस है। इसीलिए LIC जो हमें प्रोडक्ट सर्विस देती है वो हम लोग कहेंगे पब्लिक गुड्स। Which of the following is not a feature of less developed economics? Less developed economics का कौन फीचर नहीं है? पर कैपिटा इनकम लॉ ये फीचर है, लो रेट ऑफ सेविंग ये भी फीचर है, पढ़ाई लिखाई कम होना ये भी बेचारे हमारे देश की लेस डेवलप इकोनॉमिक्स का फीचर है। लेकिन बच्चों पॉपुलेशन का रेट कम होना ये तो भैया लेस इकोनॉमिक्स की फीचर नहीं है। डिप्रेशन, इसमें से आपको बताना होगा फीचर जो डिप्रेशन के अंदर नहीं है। वेरी लो लेवल ऑफ इनकम, इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वेरी लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड या ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। डिप्रेशन का मतलब यहाँ क्या है? डिप्रेशन का मतलब है डिमांड बहुत कम है, वेरी लो लेवल ऑफ डिमांड। आपको बताना होगा फॉलोइंग टैक्स लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेती है? एग्रीकल्चर टैक्स तो कोई नहीं लेता है,
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कोई नहीं लेता है। इंपोर्ट ड्यूटी, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लेती है। लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक का फंक्शन कौन नहीं है? ये तो फंक्शन है ही है, लोन देना भी फंक्शन है ही है, कस्टमर के लिए एजेंट का काम करना भी कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। लेकिन क्रेडिट को टू कंट्रोल द क्रेडिट कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, ये काम है ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, ये सेंट्रल बैंक का काम है। क्रेडिट कंट्रोल हमेशा सेंट्रल बैंक करेंगे बच्चों, सेंट्रल बैंक, आरबीआई कंट्रोल करेंगी, कमर्शियल बैंक नहीं कर सकती है। शेयर होल्डर जो जॉन स्टॉक कंपनी का है उसकी कमाई क्या होती है? उसकी कमाई होती है डिविडेंड। तो बच्चों एक बार याद रखोगे ये डिवेंचर है और ये शेयर है। डिवेंचर वाले का कमाई होता है इंटरेस्ट, क्या होता है, और शेयर वाले लोग का कमाई होता है डिविडेंड। डिवेंचर वाले को हम लोग बोलते हैं लोन क्रेडिटर और शेयर वाले को कहते हैं कंपनी का ऑनर। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज एम्प्लॉयमेंट राइज, द एवरेज फैक्टर कॉस्ट विल बी, ध्यान से देखोगे, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज as employment rises, the average factor cost will be zero, decreasing या increasing। price of factor of production increase तो increasing होगा। following source use the collection of primary data, प्राइमरी डाटा हम लोग को कहाँ से मिलता है? पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, रिपोर्ट ऑफ डिफरेंट कमिटी एंड कमीशन, आर्टिकल पब्लिक बाय द रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, इंक्वायरी थ्रू द क्वेश्चनेशन सेंड बाय द पोस्ट। प्राइमरी डाटा हम लोग के पास कहाँ से आता है? तो वो है आर्टिकल पब्लिश बाय द रिसर्च। इनपुट विथ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बेटा एक ऐसा इनपुट जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगता वो है लैंड। लैंड को बोला गया नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन, आपको मालूम है प्रोड्यूस मीन्स प्रोडक्शन हम लोग कैपिटल को बोलते हैं। बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक सिस्टम जो पैदा हुआ उसका वजह रिसोर्सेज का कमी होना, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। बेसिक प्रॉब्लम पैदा हुआ है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के चलते। इफिशिएंट प्रोडक्शन इज पॉसिबल एट द पॉइंट लाइंग ओनली ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यस। Tax system said to be progressive if the tax rate decrease as a taxable income increase, false false false, ये बार बार बता दिए। अगर टैक्स रेट डिक्रीज हो रहा तो टैक्सेबल इनकम भी डिक्रीज होना चाहिए, अपोजिट है, अपोजिट। टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स का रेट घट रहा है और इनकम बढ़ रहा है, ये बच्चों हम लोग का प्रोग्रेसिव नहीं होगा। प्रोग्रेसिव नहीं होके यहाँ होना चाहिए रिग्रेसिव, क्योंकि रिग्रेसिव अपोजिट होता है बच्चों। डायरेक्ट टैक्स कैन बी इवेडेड, क्या डायरेक्ट टैक्स को हम लोग इवेडेड कर सकते हैं? इवेडेड का मतलब है डायरेक्ट टैक्स की हम चोरी कर सकते हैं, यस, क्योंकि हम लोग टैक्स छिपा लेंगे, इनकम छिपा लेंगे, बताएंगे नहीं, टैक्स की चोरी हो सकती है। फंक्शन इज ए एक्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी।
मनी के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट, इसको लिख के रख लीजिए आप लोग। बार बार एग्जाम में आ रहा है मनी। मनी को बोला गया है एक्ट एज ए स्टोर वैल्यू। और दूसरा बोला गया मनी को द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सिंगल ऑनरशिप, सिंगल ऑनरशिप जो होती है फर्म को, उसकी लायबिलिटीज क्या होगी? अनलिमिटेड। लायबिलिटीज अनलिमिटेड होंगी क्योंकि मालिक आप हो। अगर आप लोन नहीं चुका पाओगे तो आपके पापा को पकड़ा जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। लायबिलिटीज जो होती है शेयर होल्डर की, जॉन स्टॉक कंपनी की, वो लिमिटेड होती है। डिमांड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड। डिमांड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ड्राइव डिमांड, क्योंकि प्रोडक्शन के जरिए सामान तैयार होती है तो डिमांड पैदा होता है। रिटर्न टू स्केल एक्सीड व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीज ए लार्ज प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन ऑल इनपुट इन द सेम प्रोपोर्शन एट द सेम टाइम। बेटा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा लार्ज, यानी कि आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा इनपुट के मुकाबले, मतलब इनपुट कम हो रही है, मतलब इनपुट में कम बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आइए थोड़ा सा बता दें, रिटर्न टू स्केल अगर आया है तो ये आपका 12 में है बच्चों। रिटर्न टू स्केल 3 तो है बच्चों, 3। रिटर्न टू स्केल 3 तो है बच्चों। पहला हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा कहते हैं बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और थर्ड कहते हैं डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग। रिटर्न टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न में आपका मालूम क्या होगा बच्चों? प्रोडक्शन। इसको बोलेंगे आउटपुट। ये हमेशा हायर होगा, इनपुट से, हायर देन इनपुट।
यानी कि इनपुट कम होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, और इसमें हमारा आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होगा, यानी कि प्रोडक्शन और इनपुट दोनों बराबर होगा। और ये होगा इसका उल्टा, आउटपुट जो होगी वो होगी लोअर, किसके मुकाबले? तो इनपुट के मुकाबले। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ये क्लास 12 में है, लेकिन यहाँ दे दिया है बच्चों। तो 3 तरह के रिटर्न ऑफ स्केल है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और कांस्टेंट। द ब्रेथ ऑफ बार ऑफ डायग्राम और इनइक्वल फॉल्स इक्वल होती है, अनइक्वल नहीं, हमेशा इक्वल होंगी। मीडियन सिग्निफिकेंटली एक्सट्रीमली वैल्यू ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉल्स। मीडियन तो बच्चों मिड वाली वैल्यू से निकाली जाती है, किनारे वाले वैल्यू से थोड़ी निकाली जाती है। एक्सट्रीमली मतलब होता है किनारा। जैसे मान लो एक नंबर है, इस नंबर का ये वाली इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। वो एक्सट्रीम नहीं, मिड पॉइंट की निकाली जाती, इसलिए फॉल्स। मीन यूज इज अप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वेयर द रिलेटिव चेंज एज पर मोर इंपॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट चेंज। ज्योमेट्रिक मीन। क्यों ना पढ़ते रहोगे। 19 का पेपर है बच्चों, मार्केट इकोनॉमिक्स। मार्केट इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटरमाइंड होता है किससे? डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन से। बात तो सही है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्केट में एक तरफ डिमांड होती है, एक तरफ सप्लाई होती है। डिमांड सप्लाई जब एक दूसरे को काटता है वही प्राइस डिसाइड होता है। टैक्स सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हटाने के लिए रिग्रेसिव नहीं, हाँ रिग्रेसिव हम लोग को चाहिए रिग्रेसिव। डुअल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मिक्स इकोनॉमिक्स। डुअल इकोनॉमिक्स का मतलब मिक्स इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें हम लोग का कैपिटलाइजिंग एंड सोशल इकोनॉमिक्स दोनों ही होता है। लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा वर्टिकल होगा। एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सरकार खर्चा कर रही है अपने एम्प्लॉय के ऊपर, तो एक बार करेंगी तो कैपिटल, तो बार बार करेंगी तो ये रिवेन्यू कहलाएगा। ₹200 का जो नोट है इंडिया में, एग्जाम्पल है किसका? ऑप्शनल, टोकन या मेटालिक। तो हम लोग कहेंगे ये टोकन मनी है, क्योंकि टोकन मतलब होती है पेपर मनी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको मालूम है 2 होना चाहिए। मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये आपको मालूम है। रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ टोटल डाटा ग्राफिकली, डायग्राम यूज इन अ लाइन, बार या पाई चार्ट। जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट ऑफ टोटल डाटा ग्राफिकली, तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। कि इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल नोन एज द रूअर ऑफ द इंडिया।
रूरल ऑफ द इंडिया किसको बोला गया है? पश्चिम बंगाल के एरिया को, हुगली को, हल्दिया को या सिलीगुड़ी को? तो बोला गया है दुर्गापुर को। दुर्गापुर को बोला गया रूरल ऑफ इंडिया। ये हमेशा क्विज कॉन्टेस्ट में भी आता है, यानी कि दुर्गापुर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है बेटा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स एक वेल्थ है। सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, जब कोई सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तो उसको मार्केट कहते हैं। ये बच्चों हम लोग को आइडिया नहीं है, यही ठीक है। द एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द डेवलप इकोनॉमिक्स, फॉल्स। डेवलप इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है एग्रीकल्चर, और हम लोग का इकोनॉमिक्स कहता है कि एग्रीकल्चर कम होना चाहिए। तो डेवलप इकोनॉमिक्स में सेकेंडरी होगा और टेरिटरी होगा। प्राइमरी सेक्टर हमारी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर अगर इंडियन इकोनॉमी से ग्रोथ करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर कम होना चाहिए। द एग्जिस्ट द नीड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ फेलियर ऑफ द मार्केट सिस्टम, यस। सरकार नहीं रहेगा तो मार्केट सिस्टम खराब हो जाएगा। मार्केट सिस्टम अवेलेबल फॉर सोशल गुड्स, फॉल्स। मार्केट जो है सोशल गुड्स के लिए नहीं है, मार्केट अवेलेबल है फॉर कंज्यूमर गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फॉल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है फॉल मोर हेवीली ऑन द पुअर देन रिच पीपुल, यस बेटा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा गरीब लोगों पे पड़ता है अमीर के मुकाबले। ऑल द अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर मेंटेन इन द टर्म ऑफ करेंसी नेम ऑफ एसडीआर। ये भी बार बार दे रहा है एसडीआर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपना अकाउंट जो मेंटेन करेगा, उस पर जो करेंसी यूज करेगा, उसका नाम होगा एसडीआर। इन आवर कंट्री, हमारे देश में कौन बैंक के पास ये पावर है कि वो इशू करेगा करेंसी को? कौन बैंक के पास? तो सेंट्रल बैंक या आरबीआई, इन्हीं के पास पावर है बेटा कि वो करेंसी इशू कर सकता है। टू क्रिएट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज रिक्वायर्ड 10, ये आपको मालूम है। लायबिलिटीज जो है पार्टनर सिंगल ऑनरशिप का अनलिमिटेड। रिलेशन बिटवीन इनपुट एम्प्लॉयमेंट आउटपुट प्रोड्यूस इज नॉन एज ए प्रोडक्शन फंक्शन। रिलेशन होता है जो इनपुट आउटपुट का, उसको कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों इसको नोट कर लेना, ये हमारी 12 में है। प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। Generally for the time series data vertical bar diagram is used, yes। continuous variable में जो number of member of family होगा, false। number of family continuous में नहीं होता है, आपको अभी लिखाए थे डिस्क्रीट वेरिएबल में होता है। मीडियन बोलना निकालो, तो इसको आप निकाल सकते हो। पहले इसको सजा लोगे, रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर,
जब असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो छोटे से बड़े क्रम में लोगे। 24 के बाद 33 लोगे, 33 हो गया, 24 हो गया, 38 लोगे, 38 भी हो गया, 55, 59 और 60 लोगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और एक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 24 हो गया, 33 हो गया, 65 भी लेना होगा। यहाँ से 3 यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, बीच में बचा 55। तो आपका मीडियन जो होगा बच्चों वो होगा 55, जिसको बोलेंगे मिड पॉइंट। हेवी इंडस्ट्री बताइए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बार बार आ रहा है हेवी इंडस्ट्री में।